गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की न्यूज़पेपर द हिंदू का फर्स्ट हेडलाइन है कि जून में इन्फ्लेशन जो है वो 4.8% तक पहुंच गया है। और इसका रीज़न क्या है कि जो फूड है जैसे सीरियल्स, पल्सेस और टमेटोज का जो प्राइस आजकल बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, उसका रीज़न उसकी वजह से जो रिटेल प्राइस है वो 4.8% तक पहुंच गया है। सेकेंड हेडलाइन हमारा ये है कि जो पीएम का पेरिस विजिट होगा, जो कि आज 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वो एक 2 डे विजिट है जहां पर नरेंद्र मोदी यानी कि जो इंडिया के पीएम है और जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, वो साथ मिलेंगे और मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ावा देंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। अगला हेडलाइन हमारा यह है कि फिर से बंगाल के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। और पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज़ है और फेयर इलेक्शंस की जो प्रोसेस होता है उसको वो हार्म कॉज करता है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि व्हाई इज पोस्ट पोल वायलेंस अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड फेयर इलेक्शंस। इसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 10 पर, जहां पर पहला हेडलाइन यह है जो कवर करता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वह कवर करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर सेक्शन 3 के दौरान ये पास की गई थी। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है और इसका मेन काम है कि जो इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करना और उसको मैनेज करना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला हेडलाइन है हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। सो यह जो बॉडी है, इसका जो बिल है वह यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा है पार्लियामेंट के अंदर। और यह एक की रिकमेंडेशन था हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे रिसर्चर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज और इंडस्ट्रीज तीनों को आपस में लिंक करेगी और फैसिलिटेट करेगी रिसर्च को हमारी कंट्री के अंदर। और जो साइंस है उसको ईजी करेगी, जो साइंस में और डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी में उसको ईजी करेगी। इस आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो ईज ऑफ डूइंग साइंस को कैसे इनिशिएट और कैसे इन्हांस करेगी उसको। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है हमारा उसको। तो इसे आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा। अगला हेडलाइन जो है वह हमारा है कि गवर्नमेंट जो हमारी है, भारत की जो सरकार है, उसने ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यह एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है ग्लोबल लेवल पर। सो इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ये किन चीज़ों से बनी है, किन कंट्रीज को कंसिस्ट करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और किसके टुवर्ड्स ये काम करती है वो। सो ईयू के जो पार्लियामेंट है उसने आगे हाथ बढ़ाया भारत की तरफ कि जो आपकी कंट्री में जो मणिपुर में सिचुएशन है, जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, उसको हम साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं। सो भारत की सरकार ने क्या कहा, भारत की सरकार ने कहा यह हमारा भीतरी मामला है, इससे आप दूर रहिएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ईयू के जो मेंबर हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने क्रिटिसाइज करा भाजपा को, बीजेपी को क्रिटिसाइज करा कि वह डिवाइसिव पॉलिसीज यानी कि वो पॉलिसीज जो लोगों को आपस में डिवाइड करे, वह पॉलिसीज को और एथनो नेशनलिस्ट पॉलिसीज को इनिशिएट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। अब एथनो नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, वह नेशनलिस्ट पॉलिसीज जो कि जाति पर बेस्ड हो, एथनिसिटी पर बेस्ड हो उनको। और उन्होंने यह तक कहा कि जो भारत है वो कुछ एक्ट्स का मिसयूज कर रही है, जैसे कि जो हमारा एक्ट है AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, UAPA टेरर लॉ का, और FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेटरी एक्ट का मिसयूज कर रही है भारत की सरकार। दूसरा हेडलाइन हमारा यह है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके बारे में आप पढ़िएगा किन चीज़ों से वह बनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, उसके बारे में आप पढ़िएगा। क्योंकि वह चाहते हैं कि जो रेल एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनका एक प्रॉपर रिपोर्ट मिले और उनको जस्टिस मिले। फिर आते हैं हम नागालैंड जो है उसका एक सब डिविजन है जिसने यह बोला कि जो लोग मणिपुर से डिस्प्लेस हुए हैं वह अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज ना करें। सो यहाँ पर आप सिर्फ केवल इतना याद रखिएगा कि जो आधार है उसकी आइडेंटिटी, जो हम आजकल आपने पढ़ा होगा रिसेंट न्यूज में कि आधार से सब कुछ लिंक हो चुका है। सो आधार आइडेंटिटी जो है एक इंडियन सिटीजन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका जो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आप पढ़िएगा, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि UNHRC के बारे में है।
यूएनएचआरसी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जैसे एनएचआरसी भारत का है, यूएनएचआरसी ग्लोबल लेवल पर है, सो उसका इंपॉर्टेंस भी ग्लोबल लेवल पर होगा। तो इसको आप पढ़िएगा, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका रोल क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो यूएनएचआरसी ने क्या कहा कि जो कुरान है उसका जो डेसिक्रेशन है, यानी कि डेसिक्रेशन का मतलब होता है जब आप मिस ट्रीटमेंट करते हैं किसी रिलीजियस टेक्स्ट का, उसके खिलाफ वो है। वह चाहता है कि कोई भी रिलीजियस हेट्रेड ना हो, कोई भी धर्म के नाम पर कोई नफरत ना फैले, और भारत इसके बिल्कुल समर्थन में है। भारत ने इसके साथ वोट करा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर रिलीजन को इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो लोकल डॉग्स हमारी गलियों में घूमते हैं, उनका जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो उसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग, एक ड्यूरेबल, एक ह्यूमेन सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी। इसके बारे में पढ़िएगा, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद यह है कि सेंटर ने बोला है कि जो टमाटर हैं उनके दाम जो 203 रुपए के भाव पर आजकल चल रही हैं, उनको वह साउथ और वेस्ट से खरीदेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र से खरीदेगा, और दिल्ली एनसीआर जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में उन्हें बेचेगा, ताकि वो इन्फ्लेशन को टैकल कर सके। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बोला है कि भारत जो है वो यूनिटी में, एकता में, डाइवर्सिटी विविधता में, और टॉलरेंस यानी कि आपस में कॉपरेशन में बिलीव करता है। और उसके लिए उन्होंने यह कहा कि भारत के अंदर 200 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, जो कि उसे पूरे विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम के रहने वाला जो है देश बनाता है। और इसका उन्होंने श्रेय दिया है, इंडिया जो है वो अप्रिशिएट करता है, उनका कहना है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग को, जो कि यह चाहता है कि टॉलरेंट पॉलिसीज हों, कि आपस में हम लोग कॉपरेशन से रहें, जो रिलीजन्स हैं डिफरेंट कॉपरेशन से रहें। उसका उन्होंने धन्यवाद किया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो इंडिया है और सऊदी अरब जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाना चाहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है सुप्रीम कोर्ट अब 2 न्यू जजेस को अपॉइंट करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस अब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किन किन अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम का भी रेफरेंस दिया गया है कि वो रेकमेंड करता है उन नामों को जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहिए। सो उसकी वर्किंग को भी आप देख सकते हैं। अगला न्यूज भी कोलिजियम के बारे में है। कोलिजियम ने रिफ्यूज कर दिया रिक्वेस्ट को ऑफ 3 जजेस को। जो 3 जजेस थे वह चाहते थे कि वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को उसमें कोई तुक नहीं दिखा, कोई मेरिट नहीं दिखा। उन्होंने खिलाफ, उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है उसके। उन्होंने बोला है कि जो हमने रिकमेंड करा है ट्रांसफर वही होगा, आपके कहने पर ट्रांसफर नहीं होगा, जो हमने डिसाइड करा है वही ट्रांसफर होगा। अगला जो न्यूज़ हेडलाइन है वो सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है जेलेंस्की के बारे में, कि यूक्रेन का नेटो में एंट्री। कल तक जेलेंस्की थोड़े नाराज थे कि नेटो ने यह तो कह दिया था कि आप एंट्री कर लीजिए नेटो में, यूक्रेन को बोला कि आप एंट्री कर लीजिए, बट कोई टाइम, कोई डेट, कोई पुख्ता उन्हें कोई टाइम या डेट नहीं दिया। लेकिन आज जेलेंस्की ने क्या कहा, जेलेंस्की बोलते हैं कि जो नेटो की तरफ से मिलिट्री कॉपरेशन जो हमारी तरफ आया है, यानी कि जो वेपन्स नेटो देना चाहता है, उसको वो हार्दिक उसका स्वागत करते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें वेपन्स मिले। यूक्रेन इसके समर्थन में, यूक्रेन ने बोला कि अगर उन्हें वेपन्स मिलेंगे तो वह उन्हें ये रशिया के इन्वेजन में हेल्प, रशिया के इन्वेजन के टुवर्ड्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेंगे। रशिया के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें उनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे वे। और उन्होंने यह बोला कि जो क्विव है, जो कैपिटल है यूक्रेन का, वो मिलिट्री अलायंस जो है नेटो का, उसके और नजदीक आ जाएगा, भले ही वह ज्वाइन ना करे लेकिन नजदीक आ जाएगा उसके। और इसके अंदर G7 का मेंशन है। G7 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। जो नेटो के लीडर्स हैं उन्होंने एक न्यू फोरम बनाया, एक न्यू बॉडी बनाया है जिसका नाम है नेटो यूक्रेन काउंसिल। यह एक परमानेंट बॉडी है जिसमें कि 31 मेंबर्स होंगे अलॉन्ग विद यूक्रेन, जो कि आपस में मीटिंग्स होल्ड करेंगे। इमरजेंसी के टाइम पर, सिचुएशन जब होती है तब यह मीटिंग होल्ड कर सकते हैं और यूक्रेन की हेल्प कर सकते हैं। अगला आता है कि ईयू, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, यूरोपियन यूनियन है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। उसके पार्लियामेंट ने बैक करा है, सपोर्ट करा है एक बायोडाइवर्सिटी के बिल को, जो कि इसका एम और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लैंड और वाटर हैबिटेट्स को इम्प्रूव करेगा, सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव जो लॉ मेकर्स, उन्होंने यह बोला कि यह जो है ये फार्मर्स को हर्ट कर सकता है, तो वो इसके ऑपोजिशन के अंदर है।
और जो एक मेजॉरिटी, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल ग्रुपिंग है ईयू में, यूरोपियन पीपल्स पार्टी ईपीपी, उन्होंने ये बोला, वह भी इसके खिलाफ है। उन्होंने बोला कि ये ईयू की फूड सिक्योरिटी को भी रिड्यूस करेगा, फार्मर्स को तो हर्ट करेगा ही करेगा, जो फूड सिक्योरिटी है ईयू के सिटीजन्स के पास उसको भी ये रिड्यूस करेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर कि पाकिस्तान को फाइनली आईएमएफ, नाउ आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा कब ये इस्टेब्लिश हुई, इसका वर्किंग क्या है। सो आईएमएफ जो है उसने फाइनली अप्रूव कर दिया है, फाइनली हाँ कर दी है एक 3 बिलियन के लोन को जो पाकिस्तान को मिलेगा। और उसका कहना ये है कि हम जो ये लोन दे रहे हैं ये पाकिस्तान का जो एफर्ट है कि वो अपनी डिस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी जो है उसको, वो जो उसकी जो बिगड़ती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको वह सही कर सके। और यह स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर उन्हें यह हाँ की गई है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे हाँ करी है इसके लिए। फिर हम आते हैं आईआईपी पर। जो आईआईपी है वह इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो कि 5.2% से राइज किया गया है। और इसका मेन रीजन क्या है कि जो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इंडिया का वो राइज हुआ है। और इसका जो डेटा है वो कौन शो कर रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वह यह शो कर रहा है कि 5.2% राइज करा है। ये बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर हम आते हैं एनबीएफसी पर। नाउ एनबीएफसी जो होता है वह बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। फिर हम आते हैं कि जो गोयल है, यानी कि जो यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वह मिलते हैं यूके के बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी केमी बेंडोन से। और ये किस लिए मिलते हैं, ताकि ये इंडिया और यूके के ट्रेड टाइज को इम्प्रूव कर सके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके, जो कि दोनों नेशंस के अंदर बेनिफिट करेगा, किनको, बिजनेसेस को बेनिफिट करेगा, और जो हिस्टोरिक टाइज हैं उनको और ज़्यादा डीप कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।